नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज 7 अप्रैल है और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। चलिए, आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षा प्रक्रिया की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। तो शिक्षा प्रक्रिया को सबसे पहले समझते हैं। वास्तव में शिक्षा प्रक्रिया है क्या? आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वह ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके, टेक्निक्स, विधियाँ, प्रविधियाँ अपनाते हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और प्राप्त करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके तहत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आइए हम शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए हमें 2 प्रकार के ध्रुवों को जानना आवश्यक होगा। तो जो ध्रुवी अवस्था है वो कौन कौन से प्रकार की ध्रुवी अवस्था है और उन अवस्थाओं में जो शिक्षा की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से संचालित होती है, आइए हम समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया की 2 ध्रुवी अवस्था। 2 ध्रुवी अवस्था में से जो प्रथम ध्रुव है उसे हम शिक्षार्थी या विद्यार्थी या स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी दिया गया है, वो प्रथम ध्रुव है। प्रथम ध्रुव का कार्य है कि वह सीखने का कार्य करता है और ऐसे वातावरण में सीखना चाहता है, या हम यह कहें कि इस प्रकार के अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना चाहता है जो उसके दूसरे ध्रुव, यहाँ पर हम शिक्षक को दूसरे ध्रुव के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वह ऐसे वातावरण निर्मित करके विद्यार्थियों को सिखलाने का कार्य करता है। यदि हम सिखलाने की जगह यह कहें कि वह ऐसा सुविधा दाता है जो सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे जो विद्यार्थी हैं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या फिर उनको सीखने का अवसर प्रदान मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विषय वस्तु है वह अंतःक्रिया के अंतर्गत लिया जाता है, यानी हम जिस विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं उसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप वह भी विद्यार्थी और शिक्षक के माध्यम से संपन्न होता है, और इस प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो ज्ञान के बारे में सुविधा उत्पन्न करता है और विद्यार्थियों को सिखलाने का प्रयास करता है, और या फिर सुविधा देता है जिससे विद्यार्थी सीखते हैं। और तो सिखाने वाला कौन हो गया? शिक्षक हो गया, और सीखना किसका काम हो गया? शिक्षार्थी का या विद्यार्थी का कार्य हो गया। अब हम देखें कि जो हमारे जो दैनिक जीवन में ये जो 2 ध्रुव हैं उसके उदाहरण मिलते हैं कि नहीं। तो यदि हम देखें अपने परिवार की तरफ देखें तो परिवार में भी जब भी हम कुछ सीखना और सिखलाना चाहते हैं तो 2 व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार यदि हम समाज के वर्ग से या लोगों से बातचीत करते हैं या उनसे अंतःक्रिया करते हैं तब सीखने और सिखलाने की प्रक्रिया संपादित होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा प्रक्रिया की 3 ध्रुवी अवस्था कब उत्पन्न होती है, यानी इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो कब उत्पन्न होता है। हम यह सब जान रहे हैं कि जो प्राचीन काल से
जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है उसमें सीखने और सिखलाने की जो व्यवस्था रही है वह दो ध्रुवी व्यवस्था रही है। वर्तमान युग में भी यदि हम अवलोकन करना चाहें, अपनी कक्षाओं का अवलोकन करें, विद्यालयों का अवलोकन करें, विश्वविद्यालय का अवलोकन करें, महाविद्यालयों का अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि इसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बिना शिक्षक के हम किसी विषय वस्तु पर अंतःक्रिया नहीं कर सकेंगे और ज्ञान अर्जन नहीं कर सकेंगे। तो ये जो दो ध्रुवी प्रथा है वो लगातार संचालित होते आ रही है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उस समय भी यदि हम यह मालूम करें कि क्या तीन ध्रुवी अवस्था थी, तब हमें पता चलेगा कि समाज के ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसे अन्य लोग भी हैं जो दो ध्रुवी अवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी वो शिक्षक नहीं हैं और शिक्षार्थी भी नहीं हैं। तो वे कौन लोग हैं और जिनके क्या माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, तो हम पाएंगे कि वो जो तीसरा ध्रुव है वो यहाँ पर समाज होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समाज है वो तीसरे ध्रुव की तरह कार्य करता है और ये तीसरे ध्रुव में वे सभी लोग आते हैं जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं या जो नियम बनाते हैं या जो विषय वस्तु का चयन करते हैं और जिनके माध्यम से शिक्षा का निर्माण होता है और शिक्षा की प्रक्रिया में ये सम्मिलित होते हैं। तो समाज के वे प्रत्येक जो संस्थाएं हैं या विद्यालय हैं या फिर हम कहेंगे कि जो लोग हैं, जन समुदाय है, वे भी एक ध्रुव की तरह कार्य करते हैं। तो विषय वस्तु की जो अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है, वह तीन ध्रुवी अवस्था यहाँ पर हो जाती है। अब इस प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक तरह का विकास होता है। तो हम अंतर्मुखी विकास कह सकते हैं या इंट्रोवर्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं और योग्यताओं का विकास होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है इंट्रोवर्ट में या अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने आंतरिक चेतना की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे एकांत में रहना पसंद करते हैं और विभिन्न रचनात्मक कार्यों में वे संलग्न रहते हैं, सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। वे चिंतन ज़्यादा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यानी वो अंतर्मुखी होते हैं। कहने का मतलब है अपने अंतर्ज्ञान से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि यदि हम शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं तो दो प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होता है, पहला अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के संबंध में यदि हम जानना चाहें तो बहिर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वे अत्यधिक मुखर होते हैं। वे भीड़ भाड़ में रहना पसंद करते हैं और वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में सहभागिता होती है। वे अत्यधिक वक्ता होते हैं और अपने जो मत है या ओपिनियन है उसको वो व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर जो अंतर्मुखी है और बहिर्मुखी है, दो प्रकार के योग्यताओं का विकास होता है। अब हम आए कि वास्तव में जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो क्या केवल विद्यालय तक सीमित है? अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित है? क्या वह सर्वव्यापी नहीं है? क्या वह समाज की प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? क्या वह समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तब हम पाते हैं कि वास्तव में जो शिक्षा की प्रक्रिया है वह सार्वभौमिक है या हम कहें सर्व तरफ
व्याप्त है। तो समाज से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, यानी हम परिवार से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने मोहल्ले से अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने समाज के लोगों से प्राप्त करते हैं, प्रक्रियाओं से, सामाजिककरण की प्रक्रियाओं से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उससे हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है या हम कहें कि ज्ञान का अर्जन होता है, तो वह सभी शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। प्रकृति से प्राप्त अनुभव का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति में घटनाएं घटती रहती हैं या फिर हम कहें कि हम उन घटनाओं में शरीक होते हैं, सम्मिलित होते रहते हैं। जैसे मान लो आप ये देखेंगे कि यदि प्रकृति में कोई चीज़ विकसित हो रहा है, जीव जंतु विकसित हो रहा है, तो हम उसका अवलोकन करते हैं और हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम तालाब में तैरने जाते हैं तो तैरने से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि प्रकृति की देन है, प्रकृति हमें सिखला रहा है। उसी प्रकार यदि हम देखें कि कोई चीज़ हम निर्माण कार्य में संलग्न है तो भी से हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो अनुभवी व्यक्तियों से प्राप्त अनुभव, समाज में ऐसे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभवों को हमें सुनाते रहते हैं या प्रदान करते रहते हैं या किताबों के माध्यम से प्रकाशित करते रहते हैं और उनके ज्ञान के जो अनुभव होते हैं उनसे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अनुभवी व्यक्तियों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्माण कार्य का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं, जैसे हम पुस्तक लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होते हैं, या फिर हम कहें कि कोई भवन निर्माण करते हैं, या फिर हम खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं, आप सभी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, TLM का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी एक प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया है। कार्यानुभव, यदि हमें कोई कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो हमें जो अनुभव प्राप्त होता है वह भी एक प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित है। हम जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर हमें शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल होना होता है और हमें ज्ञान का अर्जन हो जाता है, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम कुछ और तथ्यों के बारे में बातचीत करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के बदलते स्वरूप। तो शिक्षण प्रक्रिया के बदलते स्वरूप का तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक शिक्षण प्रक्रिया यानी जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है, या हम कहें कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, या हम यह कहें कि शिक्षा की प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं, टेक्निक्स हैं और जितने भी प्रविधियां हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। तो इसमें हम यहाँ पर ये चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया क्या है। तो शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया के तहत जब एक शिक्षक है उसके नियंत्रण में कक्षाएं संचालित होती हैं और विद्यार्थी एक प्रकार से निष्क्रिय होते हैं, उनके वार्तालाप को सुनते रहते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो शिक्षक होते हैं वो बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करके संप्रेषित करते रहते हैं अपने विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को ज़्यादा गतिविधियाँ करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वे सुनते रहते हैं और लगातार उस पर चिंतन मनन करते रहते हैं। तो यदि इस प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया चल रही है तो उसको शिक्षक केंद्रित कहते हैं, यानी कि शिक्षक के अनुशासन नियंत्रण में जो शिक्षार्थी होते हैं वो सीखने का कार्य करते हैं। दूसरा हम देखें बाल केंद्रित, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जितने भी शिक्षाविद हैं ये इसके अनुरूप हैं, या कहना चाहिए कि इसके पक्ष में
अपना मत देते हैं तो बाल केंद्रित जो शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हैं, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित कह सकते हैं, विद्यार्थी केंद्रित कर सकते हैं। इसमें बालकों को अवसर प्रदान किया जाता है, सीखने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है और बालकों के योग्यताओं, क्षमताओं, कौशल के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, उनको समझने की आवश्यकता होती है। और जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में उन्हें एक प्रकार से अवसर प्रदान किया जाता है कि वो सीखने के लिए प्रेरित हों और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। तो इस प्रकार बाल केंद्रित जो विधि है वो अभी अत्यधिक प्रचलित है। विद्यालय में संचालित जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करें कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है या जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है। तो हम इसको 3 स्तर पर देख सकते हैं। पहला है वो ज्ञान समझ पर आधारित, यानी ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो ज्ञान और समझ पर आधारित होते हैं, जिसका हम शिक्षण करते हैं और बच्चों को ज्ञान अर्जित करने के लिए सुविधा या अवसर उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जो ज्ञान और समझ आधारित जो विषय वस्तु है उसमें जो गणित है, भौतिकी है और इतिहास है और भाषा है। तो इन विषयों का यानी कहना चाहिए कि संज्ञानात्मक ज्ञान हम देने की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसी प्रकार दूसरे स्तर पर हम देखें तो कला और कार्य आधारित है। ऐसे स्किल का निर्माण जिसमें किसी कौशलों का निर्माण हो रहा है, बच्चों में विकसित हो रहा है, ऐसे कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षा प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है और शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी स्किल्स हैं कि बच्चों में लिखने, पढ़ने, बोलने इत्यादि के कौशल विकसित हों, योग्यताएं, क्षमताएं, दक्षताएं विकसित हों, तो इस प्रकार के भी कार्य कराए जाते हैं। और तीसरे स्तर पर यदि हम देखें तो मूल्य आधारित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके विषय वस्तु में शामिल करके चलते हैं। तो इसमें हम समानता का जो भाव है वो उत्पन्न हो शिक्षार्थियों में और सत्य के पक्ष में वो कार्य करें, सत्यता के साथ कार्य करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें, मानव जो धर्म है उसको अपनाने का कार्य करें, मानवता को समझे, प्रेम भावना को समझे, विश्व बंधुत्व को समझे, आपस में जो भाईचारा है उसको समझने का प्रयास करें, न्याय को समझने का प्रयास करें, सबके लिए बराबर न्याय की बात करें। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें विभिन्न स्तर होते हैं और हम जो शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित करते हैं विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से। आज आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न और बहुत सारे जो ऐसे टेक्निक हैं, डिजिटल पेडागोजी कह सकते हैं या ICT कह सकते हैं, इन सब के माध्यम से हम नई प्रक्रियाओं को अपने शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करते जा रहे हैं और उससे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। और इस प्रकार हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो 2 ध्रुवी के बाद 3 ध्रुवों की अवस्था में आ गई है। 2 ध्रुवी अवस्था को तो हम उसके बहुत सारे उदाहरण अभी भी देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं। यदि हम यह कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो शिक्षक है वो हमेशा मुख्य बिंदु पर कार्य करता है और उसका जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं हो सकती, ऐसा हम कह सकते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में आपके समक्ष आए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में आपके समक्ष में आए। तो आज हमने ये जो
शिक्षा की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है उसको आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उसकी सूचना आप तक बहुत जल्द रूप से पहुँच सके। और तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सभी को धन्यवाद।